Are you able to see my screen, guys? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Well, let's see isomerism. What is isomerism? अपने कॉपी बुक सारे निकाल दो, जो भी हैं जिसमें भी लिख रहे हो. क्या करना है ना, आइसोमरिज्म लिखना है. तो आइसोमरिज्म क्या होता है? तो आपको पहले पहले भी आपने 10th में थोड़ा आइसोमर के बारे में पढ़ा होगा कि कंपाउंड हैविंग सेम. आपने किसके बारे में पढ़ा था? आइसो बार के बारे में पढ़ा होगा. आइसो मार के बारे में पढ़ा होगा, हाँ कि नहीं? या नहीं पढ़ा? ओके, छोड़ो, पढ़ा है नहीं पढ़ा है वो देखेंगे. अभी देखो आइसोमर क्या होता है. आइसोमर होता है ऐसा ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो, ऐसा कंपाउंड होता है विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी आर कॉल्ड आइसोमर. एंड ये जो प्रोसेस को या फिर इस जो फेनोमेनन को हम बोलते हैं आइसोमरिज्म. तो ये जो कंपाउंड होता है जो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज कैरी करता है उसको हम बोलते हैं आइसोमर्स. और इस जो फेनोमेनन को हम बोलते हैं, ये जो फेनोमेनन को हम बोलते हैं आइसोमरिज्म. समझ रहे हो? अब देखिए वेरियस आइसोमरिज्म में आपको क्या कॉमन मिलेगा ना, नंबर ऑफ एटम्स आपको सेम मिलेंगे. देखो यहाँ पर 4 कार्बन है, एक आइसोमरिज्म का एग्जांपल दिया गया है. यहाँ पर 4 कार्बन है, यहाँ पर 4 कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, 10 हाइड्रोजन है. तो इसके कितने आइसोमर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें पॉसिबल मिलेंगे? तो एक स्ट्रेट अल्कोहल मिला, इसको क्या बोलते थे? अल्कोहल, बिकॉज OH ग्रुप है. इसका नाम क्या होगा? 4 कार्बन वाला अल्कोहल है तो ब्यूटानॉल होगा. एक होगा वही 4 कार्बन वाला अल्कोहल बट थोड़ा चेंज के साथ, इसको क्या बोलेंगे हम? 2 मिथाइल प्रोपानॉल. फिर ये देखो 2 ब्यूटानॉल, अल्कोहल का पोजीशन चेंज हुआ. सिमिलरली यहाँ पर देखो एक टर्शियरी अल्कोहल है, ये एक 3 डिग्री अल्कोहल है. 3 डिग्री अल्कोहल मतलब जिस अल्कोहल के साथ कार्बन के साथ अल्कोहल जुड़ा है वहां पर और 3 कार्बन के साथ बॉन्ड बना हुआ है. यहाँ पर देखो ये एक ईथर है, मिथॉक्सी प्रोपेन, ये एक ईथर है. फिर यहाँ पर देखो इथॉक्सी इथेन, सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C4H10O. ये सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट इन लोगों का क्या डिफरेंट है ना, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है और केमिकल स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है. देखो यहाँ पर बच्चों, ये देखो 2 मेथॉक्सी प्रोपेन. तो अल्कोहल और ईथर देके ये लोग इतने सारे कंपाउंड का एक ही फॉर्मूला होगा. अगर आप सिंपली लिख लेते हो ब्यूटानॉल के लिए C4H10 या O, तो ये पूरा आपके लिए गलत हो जाएगा, बिकॉज आपको कंप्रेस स्ट्रक्चर में नहीं लिखना है, आपको पूरा लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर लिखना है. मतलब इतने सारे स्ट्रक्चर एक ही स्ट्रक्चर से पॉसिबल हो रहे हैं, देख रहे हो? तो इस कंपाउंड के कितने आइसोमर हुए, गिन लो. 1 2. एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है, एक कंपाउंड देगा रैंडमली और उसका कितना आइसोमर होगा. तो आपको ऐसे कुछ ट्रायल एंड एरर मेथड से आइसोमर बनाने आने चाहिए. कितने सारे पॉसिबल आइसोमर होते हैं, सबका गलत होता है बेटा, पर आपको ट्राई करना चाहिए ऐसे से क्वेश्चन. तो यहाँ पर ये जो C4H10O का कितना आइसोमर हुआ ना सर? 7 आइसोमर्स, 7 पॉसिबल आइसोमर्स. ओके 7. नोट डाउन करते रहिए, बैठिए मत, सो जाइए मत, नोट डाउन करिए, नहीं तो आप लोग एडवांस बच्चे हो, स्नैप ले जाइए. अभी हम देखते हैं टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म. भाई कितने टाइप में आइसोमरिज्म को हम डिवाइड कर सकते हैं? आइसोमरिज्म को हम कितने टाइप में डिवाइड कर सकते हैं? तो बेसिकली आइसोमरिज्म 2 टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं. क्या? एक है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, आगे नहीं. दूसरा है स्टेरियो आइसोमरिज्म. अच्छा, तो हम इन सब का डेफिनेशन तो आगे जाके देखेंगे, इन सब में एग्जांपल देखेंगे. बट स्ट्रक्चरल के अंदर क्या क्या एग्जांपल आते हैं हमारे? चेन आता है, पोजीशन आइसोमरिज्म आता है, फंक्शनल आइसोमरिज्म आता है, मेटामरिज्म आता है, टॉटोमरिज्म आता है और रिंग चेन आइसोमरिज्म आता है. फिर स्टीरियो आइसोमरिज्म में हमारे अंदर क्या क्या आता है ना, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म आता है,
और ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म आता है। तो सर इतने सारे आइसोमरिज्म को लेके हम करेंगे क्या? हम देखेंगे कैसे डिफरेंट केसेस में आपको कंपाउंड को पहचानना आना चाहिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है वो बहुत आपको डिसगाइज कर सकता है, मतलब आपको द्वंद में डाल सकता है कि कौन सा कंपाउंड क्या है। तो अगर आपके पास आइसोमरिज्म का बेसिक नॉलेज, इस सारे आइसोमरिज्म का बेसिक नॉलेज होगा, तो आप डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड को इजीली पहचान पाओगे। आप इजीली सारे फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड को पहचान पाओगे। जैसे कि पिछले चैप्टर में हमने फंक्शनल ग्रुप वगैरह पढ़ा है, जिसका वीडियो भी हमने जारी किया गया है वहां पर, और आप जाके उसको देख सकते हो कि सर हमने फंक्शनल ग्रुप सारे पहचानना सीख लिया है। बट अभी हमें और क्या पहचानना बाकी रह गया ना, आइसोमर्स को पहचानना बाकी रह गया। तो अभी देखो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के पहले पॉइंट में हमने क्या देखा ना सर, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। तो देखो डिवीजन को लिखा है तो स्ट्रक्चरल के नीचे पहले आता है चेन, उसके बाद पोजीशन, उसके बाद टॉटोमरिज्म, मेटामरिज्म वगैरह वगैरह। ओके, फंक्शनल ऐसे करके आते हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में क्या होता है ना, कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट उसका प्रॉपर्टीज डिफरेंट होता है। क्यों ना, उन लोगों का स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है, उसका प्रॉपर्टी डिफरेंस होता है। क्यों ना, उन लोगों का स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर एंड द फेनोमेनन इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। इस फेनोमेनन को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। ओके, as the basis of organic phenomenon is a molecular structure or constitution of organic molecules, hence the isomerism is also called as constitutional isomerism। तो इस आइसोमरिज्म को हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म बोलते हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को हम और क्या बोल सकते हैं भाई लोग, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म, बिकॉज स्ट्रक्चर में जो डिफेक्ट आता है या डिफरेंस आता है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में जो डिफरेंस आता है, उस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। ओके, तो बेसिक नाम है। अभी देखो चेन आइसोमरिज्म, अगर जो हमारा बेसिक चेन है उसमें कोई डिफरेंस आया और कंपाउंड का नाम बदल गया या फिर प्रॉपर्टी बदल गया और नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ ये सेम रहे, तो वहां पर हम बोलेंगे क्या, चेन आइसोमरिज्म। जैसे कि यहाँ पर एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का देखिए, एन ब्यूटेन जो कि स्ट्रेट चेन ब्यूटेन है, 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन है। ओके, और यहाँ पर आइसोब्यूटेन को देखिए, 2 मिथाइल प्रोपेन या फिर इसको हम बोलते हैं आइसोब्यूटेन। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल बेटा, इसको नोट डाउन करिए। यहाँ पर ये चेन आइसोमरिज्म का एग्जांपल है, तो हेडिंग लगाइए चेन आइसोमरिज्म और उसके नीचे लिखिए, क्या लिखिए ना, आइसोमर व्हिच डिफर इन प्रॉपर्टीज ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर कार्बन स्केलेटन। कार्बन स्केलेटन, इसको ही बोलते हैं हम कार्बन स्केलेटन, जो ये फ्रेमवर्क या फिर नेटवर्क में जो बदल हुआ। ओके, आर कॉल्ड चेन आइसोमर्स एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड चेन आइसोमरिज्म। चेन आइसोमर ये दोनों हैं, पर इन दोनों में जो ये फेनोमेनन को हम क्या बोलेंगे ना सर, चेन आइसोमरिज्म। तो आइसोमर और आइसोमरिज्म में थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो समझ में आ रहा है आप लोगों को, आगे नहीं, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है सर, थोड़ा थोड़ा। ओके, वेरी गुड, थोड़ा थोड़ा किसको समझ में आ रहा है ज्यादा, बताओ मुझे, ज्यादा किसको समझ में आ रहा है? अरे यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो एन पेंटेन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, क्या है ना, सिमिलरली एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। भाई पेंटेन क्या है, 5 कार्बन वाला नेटवर्क, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो एन पेंटेन में ऐसे 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में रहते हैं, बट आइसोपेंटेन में 1 कार्बन ब्रांचिंग में आता है और नियोपेंटेन में सारे कार्बन ब्रांच होते हैं एक सेंट्रल कार्बन से जुड़े होके। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग ये है, बहुत बार नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर पूछा जाता है, इसको इंपोर्टेंट कैटेगरी में डालो। ये जो नियोपेंटेन है बहुत इंपोर्टेंट कंपाउंड है, इसको इंपोर्टेंट कैटेगरी में डालो बेटा, इसको इंपोर्टेंट कैटेगरी में डालो नियोपेंटेन को। ओके, और इस आइसोब्यूटेन को भी इंपोर्टेंट कैटेगरी में डालो, ये भी इंपोर्टेंट में आता है। जितना आपको स्ट्रेट चेन के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, उससे ज्यादा आपको आइसोमर्स के बारे में पूछेगा। अभी देखते हैं पोजीशन आइसोमरिज्म सर कैसा होता है, क्या होता है ना, जहां पर पोजीशन में डिफरेंस होता है। लगाओ अभी हेडिंग लगाओ, पोजीशन आइसोमरिज्म, दूसरे टाइप का आइसोमर क्या ना, आइसोमर विच डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज ड्यू टू डिफरेंस इन देयर पोजीशन
of substituent atoms or functional groups on the carbon skeleton are called position isomers. तो डेफिनेशन में इतना कुछ रखा नहीं है, सिर्फ पोजीशन चेंज कर लिया और आपका जो डिफरेंट प्रॉपर्टी आ गया उसको हम बोलते हैं पोजिशनल आइसोमर्स, और ये फेनोमेनन को हम क्या बोलते हैं ना, पोजिशनल आइसोमर्स। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जांपल देखिए, ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन, ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड का पोजीशन 1 और 2 कार्बन के बीच था, सिंपली यहाँ पर हमने 2 और 3 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड के पोजीशन को कर दिया है। तो देखिए कितना चेंज हो रहा है अपने प्रॉपर्टीज में, बिल्कुल आप डिफरेंट कंपाउंड ही पा रहे हो, बिल्कुल डिफरेंट कंपाउंड आपको मिल रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिर्फ OH ग्रुप यहाँ लगा था 1 पोजीशन में, और मैंने सिर्फ उसको क्या कर दिया, 2 ऑल कर दिया, 2 पोजीशन में लगा दिया, तो आपको एक डिफरेंट ही अल्कोहल मिल रहा है भाई, वही सेम अल्कोहल आपको नहीं मिल रहा है। तो आपको देखो ऐसे फॉर्मूला से दूर रहिए, सावधान रहिए, क्या ना, ऐसे फॉर्मूला से सावधान रहिए। ये जो फॉर्मूला है उसके बहुत सारे स्ट्रक्चर हो सकते हैं, तो हमेशा आप कम से कम कंडेंस्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करिए, बट इतना भी कंडेंस्ड मत करिए जहां से आपको पता नहीं चलेगा क्या आपका कंपाउंड कौन सा है। यहाँ पर देखो इतना भी कंडेंस्ड मत कीजिए, नॉर्मल कंडेंस्ड फॉर्म में लिखिए, बेसिक कंडेंस्ड फॉर्म जो ऐसे लिखते हैं हम, ओके, जो ऐसे लिखते हैं ऐसे स्ट्रक्चर में आप लिखिए, ओके। ज्यादा कंडेंस कर देंगे तो खुद ही पहचान नहीं पाएंगे कंपाउंड क्या है, आइसोमर आइसोमर होते रहेंगे, ओके। यहाँ पर देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, क्या है ना, बेंजीन 1,2 डायोल। बेंजीन 1,2 डायोल में क्या होता है, क्या होता है यहाँ पर C6H6O2। तो ये देखो बेंजीन में ये है 1 पोजीशन, ये है 2 पोजीशन, ये है 3 पोजीशन, ये है 4 पोजीशन, ये है 5 पोजीशन, ये है 6 पोजीशन। अगर हम कन्वेंशनल वे ऑफ नेमिंग में जाएंगे तो ये है ऑर्थो पोजीशन, बताया था आपको, लिखते जाओ। ये पोजीशन कौन सा है, ये 3 पोजीशन का नाम क्या है, मेटा पोजीशन। अरे भाई लोग क्या सब भूल जाते हो। और इस 4th पोजीशन का नाम क्या है, पारा पोजीशन। सिमिलरली इस पोजीशन को बोलते हैं मेटा, इस पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो, ओके। तो अगर ऑर्थो डायोल हुआ या फिर बेंजीन 1,2 डायोल जिसको आप यूपैक नोमेनक्लेचर में बोलेंगे, तो ये भी एक, इसका भी फॉर्मूला है क्या, C6H6O2। सिमिलरली यहाँ पर अगर मेटा डायोल हुआ 1,3 डायोल, 1,3 डायोल, तो इसका भी फॉर्मूला वही C6H6O2। अगर यहाँ पर पाराडायोल हुआ या फिर हम बोले 1,4 डायोल, बेंजीन 1,4 डायोल, तो ये भी वही C6H6O2। तो here position of OH group is different with respect to the other in benzene ring। एक OH ग्रुप का पोजीशन अपने दूसरे OH ग्रुप दूसरे साथी से अगर आप बदल देते हो तो क्या हो जाता है ना, यहाँ पर आइसोमरिज्म आता है, कौन सा वाला ना सर, पोजीशन आइसोमरिज्म वाला। सिर्फ पोजीशन में बदलाव से आपको डिफरेंट प्रॉपर्टीज मिल रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं पोजीशन आइसोमरिज्म। जल्दी से नोट डाउन कीजिए। यहाँ पर कुछ नोट्स आपको दिए गए हैं, क्या है ये नोट्स ना, द आइसोमरिज्म इज ट्रू फॉर कंपाउंड हैविंग मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। पोजिशनल आइसोमरिज्म किसके लिए ट्रू है ना, जहां पर कंपाउंड में एक ही फंक्शनल ग्रुप है, ओके। अगर मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप रहा, ओके, जैसे कि यहाँ पर पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप ईथर, यह है ईथर ग्रुप, यह है कार्बोनिल, यह है अमीन, सॉरी इसको हम बोलते हैं इमीन, डज नॉट शो दिस आइसोमरिज्म। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कीजिए कि पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं जिनके पास एक से ज्यादा बॉन्ड बनाने का कैपेसिटी होता है, वो लोग ये पोजीशन आइसोमरिज्म को शो नहीं करते। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, सबके लिए नया पॉइंट है, तो नोट कर लीजिए बच्चों, बाद में कहीं हम मिस कर जाएं इस पॉइंट को, ओके। तो ये लोग क्या शो करेंगे, ये जो फंक्शनल ग्रुप हैं ये लोग क्या शो करेंगे, आगे जो हम पढ़ेंगे फंक्शनल आइसोमरिज्म ये लोग शो करेंगे। ये लोग पोजीशन आइसोमरिज्म शो नहीं करेंगे, बिकॉज ये लोग पॉलीवैलेंट है, तो ये लोग फंक्शनल आइसोमरिज्म शो करेंगे, ये लोग फंक्शनल आइसोमरिज्म शो करेंगे, हाँ कि नहीं, ये लोग फंक्शनल आइसोमरिज्म शो करेंगे।
तो सबने लिख लिया? अरे किसी से क्या कोई आवाज नहीं आ रहा है? सबने लिख लिया कि नहीं लिखा? यस सर। ओके, वेरी नाइस। अब देखते हैं फंक्शनल आइसोमरिज्म, जिसको हम छोड़ के आए थे आधे में। ये देखो, ईथर के बारे में हमने बोला था, अल्कोहल के बारे में हमने बोला था। तो यहाँ पर देखो फंक्शनल आइसोमरिज्म क्या होता है ना सर, जहां पर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है बट उनका केमिकल फॉर्मूला सेम होता है, बट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है। ओके, डिफरेंट होता है, तो उसको हम बोलते हैं फंक्शनल आइसोमर्स। और इस फेनोमेनन को हम क्या बोलेंगे ना, फंक्शनल आइसोमरिज्म। तो ये फेनोमेनन वाला जो लाइन है वो हर जगह कॉमन है, तो आप लोगों को आपके जो डेफिनेशंस लिखने में एग्जाम में ये इजी हो जाएंगे अगर पूछे गए तो। बहुत ही कम डेफिनेशन अभी हम पूछते हैं, बिकॉज आजकल का ट्रेंड ही हो गया है, एमसीक्यूज आता है आपके एग्जाम्स में और शॉर्ट क्वेश्चंस आता है आप लोगों के लिए। यहाँ पर देखिए C2H6O सेम है, ये फॉर्मूला जो इसका है इसका भी है, बट ये एक अल्कोहल है और ये एक ईथर है, मतलब इन लोगों में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप OH है और यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है O सिंगल बॉन्ड O, सॉरी सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड। ओके, तो यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन के बीच देखो प्रोपानॉल और प्रोपानोन। एल्डिहाइड क्या होता है ना, एल्डिहाइड ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड OH, यह वाला पार्ट होता है एल्डिहाइड ग्रुप। ओके, बट कीटोन ग्रुप क्या होता है ना, C डबल बॉन्ड O सिर्फ, और दोनों तरफ में आप आल ग्रुप लगा सकते हैं। अगर एक तरफ H ग्रुप रह गया तो उसको हम बोलेंगे एल्डिहाइड, जैसे कि यहाँ पर प्रोपानॉल में रहता है और प्रोपानोन में क्या हो जाता है ना, दोनों तरफ CH3 रहते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो सियानाइड और आइसोसियानाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बेटा। मिथाइल सियानाइड, मिथाइल आइसोसियानाइड, इनमें क्या डिफरेंट हो गया? मिथाइल आइसोसियानाइड का नाम किसने सुना है अभी तक पहले से? कोई आप में से सुना है? कोई भी जनरल नॉलेज रखता हो, स्कूल में साइंस पढ़ा है, मिथाइल आइसोसियानेट का नाम सुना है? कोई नहीं सुना? इतना भी जनरल नॉलेज नहीं है आप लोगों के पास? ओके, सुन के बताना मुझे क्या इस गैस का सिग्निफिकेंस है। ये गैस है बेटा, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो अभी हम आइसोमरिज्म पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए ये जो कार्बन है इस मिथाइल ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाया है, इसलिए हमने बोला इसको मिथाइल सियानाइड। वैराज यहाँ पर देखिए कार्बन नहीं बॉन्ड बना रहा है मिथाइल ग्रुप के साथ, यहाँ पर नाइट्रोजन मिथाइल ग्रुप के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो इसलिए हमने इसको बोला आइसोसियानाइड। ओके, सारे एग्जाम्पल्स लिखिए, कोई भी एग्जाम्पल मिस मत कीजिए। और इसके अलावा भी एनसीईआरटी बुक में बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल हैं, सारे एग्जाम्पल को अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए कैसे क्या होता है देखिए। ओके, प्रैक्टिस कीजिए कहां पर आइसोमरिज्म होता है देखिए, अगर नहीं समझ आता है तो मुझे पूछिए। ओके, आप लोगों की तरफ से कम्युनिकेशन बहुत कम है अभी, इतना कम नहीं होना चाहिए, दूसरे बच्चे बहुत कम्युनिकेट करते हैं। यहां पर देखो क्या ना, जनरल फॉर्मूला फॉर फंक्शनल आइसोमरिज्म। तो फंक्शनल आइसोमरिज्म के लिए जनरल फॉर्मूला क्या है ना, पहला फॉर्मूला जो है अल्कीन, अल्किडाइन और साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोअल्कीन के लिए ये क्या है ना, CnH2n-2। यहाँ पर अगर आप n के जगह 1 डालोगे या फिर 2 डालोगे या फिर 3 डालोगे, आपको डिफरेंट टाइप के फंक्शनल आइसोमर्स मिलेंगे। सिमिलरली अल्कोहल और ईथर का फंक्शनल आइसोमर जो हमने एग्जांपल 1 में देखा था ऊपर, ये है, यहाँ पर आप 2 डाल लीजिए, क्या हो जाएगा C2H6O। ऐसे ही 3 डालेंगे, वो भी अल्कोहल और ईथर दोनों देगा। ऐसे करके आप आइसोमरिज्म देख सकते हैं। सिमिलरली एल्डिहाइड और कीटोन और ऑक्सीरेन या फिर इपोक्सी, ये ग्रुप आपके लिए नया है, आगे हम इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में। डिटेल इन सेकेंड ईयर साइड में लिख लो भाई, जिस जो भी पढ़ाएंगे आपको वहां पर आप पढ़ेंगे आसानी से। यहाँ पर देखिए CnH2nO2, ये क्या है ना, इस टाइप में आप अगर n के जगह 1 2 3 लेके n के जगह आप क्या ले सकते हो
1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, डट 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 n तक ले सकते हो। ओके, सारे नेचुरल नंबर्स, ऐसे नहीं कि 0.5 ले लिया, -2 ले लिया, ऐसे नहीं मत ले लेना। ओके, सारे नेचुरल नंबर्स ले पाओगे। नेचुरल नंबर्स क्या है अगर नहीं पता तो जाके देखिए अपने स्कूल बुक्स। अभी CnH2nO2, यहाँ पर क्या है ना, इसको आप एसिड्स बोल सकते हो, ईस्टर भी बोल सकते हो सर, ईस्टर भी बोल सकते हैं। और हाइड्रोक्सिल कार्बोनिल, जैसे कि एल्डिहाइड और कीटोन जैसे कंपाउंड्स में भी ये वाला होगा जहां पर 2 एल्डिहाइड ग्रुप हो या फिर 2 कीटोन ग्रुप हो। ओके, दिखाऊंगा, ये सारे एग्जाम्पल दिखाऊंगा अगर आप लोगों ने अच्छे से ये वाले पार्ट कंप्लीट करके मुझे बोला नेक्स्ट क्लास तक। अगर अच्छे से जितना पढ़ा जा रहा है उतना भी कंप्लीट नहीं किए तो ये एग्जाम्पल देखने का कोई फायदा नहीं होगा। ओके, अभी मेटामरिज्म के बारे में आते हैं। सर क्या होता है मेटामरिज्म? ना सर, जो आइसोमर्स अपने दूसरे आइसोमर से कैसे डिफर करते हैं ना, एक देखो लिखो, आइसोमर्स व्हिच डिफर इन द प्रॉपर्टीज ड्यू टू डिफरेंस इन द नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप। आपके जो अल्काइल ग्रुप के नेचर से, अभी तक जो हमने देखा फंक्शनल ग्रुप के बारे में देखा था, अभी हम अल्काइल ग्रुप के डिफरेंस से जो होगा टू ए पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज मेटामर्स। अगर एक अल्काइल ग्रुप बदलता है एक पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के चारों तरफ तो उसको हम बोलेंगे मेटामर, एंड द फेनोमेनन इज नोन एज मेटामरिज्म। तो ये बेसिकली हमें ईथर्स में देखने को मिलता है जहां पर आप दोनों तरफ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप लगा सकते हो। जैसे कि यहाँ पर C4H10 में देखिए, इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, C4H10 में देखिए मेटामर्स का, यहाँ पर आप इथोक्सी इथेन ले रहे हो, दोनों तरफ इथोक्सी ग्रुप है, सॉरी दोनों तरफ C2H5 या फिर इथाइल ग्रुप है। और यहाँ पर आप ले रहे हो मिथोक्सी प्रोपेन, एक तरफ मिथाइल ग्रुप CH3 और दूसरे तरफ CH2CH2CH3 प्रोपाइल ग्रुप। ओके, यहाँ पर ले रहे हो 2 मिथोक्सी प्रोपेन, इसको हम बोलते हैं 2 प्रोपेन, सॉरी यहाँ पर इसको हम बोलेंगे 1 2, तो नोमेनक्लेचर करो इस पार्ट का, 1 मिथोक्सी। ओके, ये कुछ गड़बड़ है भाई, इसका नोमेनक्लेचर गड़बड़ है, और एक बार करो इसको, इसके नोमेनक्लेचर को करो। ओके, फिर आगे क्या होता है? यहाँ पर देखो C4H11N, तो N क्या होता है ना, इमीन ग्रुप होगा, ये भी एक पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। ओके, यहाँ पर देखो ये है N मिथाइल प्रोपानामाइन, N मिथाइल प्रोपानामाइन, तो यहाँ पर एक CH3 ग्रुप इस तरफ है, इस तरफ प्रोपाइल ग्रुप है। तो जो N को लगा हुआ है इस तरफ से इस छोटा ग्रुप, उसको हम लिखे N मिथाइल प्रोपानामाइन, पेरेंट चेन हम लेंगे लंबे ग्रुप को। यहाँ पर ऐसे ही बड़े ग्रुप को हम पेरेंट चेन लेंगे और छोटे ग्रुप को ऐसे ही CH3 लिखेंगे। ये है N मिथाइल 2 प्रोपान, प्रोपान 2 अमाइन, N मिथाइल प्रोपान 2 अमाइन, और यहाँ पर हम लिखेंगे N इथाइल इथानामाइन, बिकॉज दोनों तरफ सेम ग्रुप हैं। देखो अल्काइल ग्रुप, जो अल्काइल ग्रुप को हम इनसिग्निफिकेंट मार के बहुत जगह इग्नोर कर देते हैं, यहाँ पर वो भी अपना रंग दिखा रहा है मेटामरिज्म में, वो भी एक इंपॉर्टेंट मेंबर है। ओके, यहाँ पर देखो पेंटान 2 इस तरफ एक टाइप का अल्काइल ग्रुप, इस तरफ भी वही सेम टाइप का अल्काइल ग्रुप, बीच में कौन सा ग्रुप? कार्बोनिल ग्रुप। बट यहाँ पर अल्टर कर दिया, एक तरफ आपने मिथाइल ग्रुप रखा और एक तरफ प्रोपाइल ग्रुप रखा, तो ये हो गया पेंटान 2। ये फंक्शनल आइसोमरिज्म में भी जाएगा, ये जो आइसोमरिज्म है ये फंक्शनल आइसोमरिज्म में भी जाएगा। और ऑलवेज रिमेंबर, मेटामर्स कैन नेवर बी काउंटेड एज पोजीशन और चेन आइसोमर्स। तो मेटामरी को आप कभी भी पोजीशन आइसोमरिज्म और चेन आइसोमरिज्म में क्या करेंगे? काउंट नहीं करेंगे। आपको मेटामर को बहुत ध्यान रखना है, मेटामर हमेशा छूट जाता है बिकॉज आप हमेशा पोजीशन और चेन लिख के आ जाते हो, नहीं लिखना ऐसा। मेटामर के जो 3-4 एग्जाम्पल टाइप्स हैं वो सारे को आप रिमेंबर करते रहिए। और बेसिक यहाँ पर क्राइटेरिया है पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप जैसे कि यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप हुआ, ऊपर अमाइन हुआ, उसके ऊपर क्या था? ईथर हुआ, ये सब पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप हैं। तो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप में अगर आइसोमरिज्म देखा जा रहा है तो वहां पर फंक्शनल आइसोमरिज्म होगा या फिर मेटामरिज्म होगा। पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप को आपको नजर में
रखना है, हाँ कि नहीं? तो नोट डाउन करते रहिए छोटे छोटे पॉइंट साइड में, कॉपी के साइड में मार्जिन के ऊपर अगर आपको कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स मिल रहे हैं तो लिखते रहिए लिखते रहिए। कॉपी को सुंदर बनाने की कोशिश मत कीजिए, कॉपी को इंफॉर्मेटिव बनाने की कोशिश कीजिए जो कि आपको एग्जाम्स में काम में आए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे एग्जाम्स टफ होंगे, मेरे एग्जाम्स तो आसान हो गया, आप लोग बहुत ही अच्छे से स्कोर करोगे, बट आप जो एग्जाम्स देने वाले हो वेरियस एंट्रेंस एग्जाम्स, उनके लिए बता रहा हूँ अभी के लिए। ओके, तो टॉटोमरिज्म, टॉटोमरिज्म एक ऐसा भाई है, यहाँ पर क्या होता है ना, दो आइसोमर्स होते हैं और वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। टू आइसोमर्स आर प्रेजेंट हियर एंड दे आर रेडिली इंटर कन्वर्टिबल बाय टू ईच अदर and differ only in the relative position of at least one atomic nucleus। तो वो एक ही कार्बन के डिस्टेंस से वो डिफरेंट होते हैं और इजीली इंटर कन्वर्टेबल होते हैं एक आइसोमरिक फॉर्म से, एक टॉटोमर से दूसरे टॉटोमर तक। तो इसका एक फेमस एग्जांपल है कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म, कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म। तो ये जो बेसिक फेवरेट एग्जांपल है सबका, क्या होता है इसमें देखते हैं। एक होता है कीटोन ग्रुप और एक होता है इनऑल। इन क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, सबको पता है, डबल बॉन्ड को हम लिखते हैं ना अल्कीन। उसके बाद ऑल क्या होता है, अल्कोहल होता है। तो ये देखिए कीटोइनॉल टॉटोमरिज्म, यहाँ पर कीटोइनॉल टॉटोमरिज्म के बहुत सारे एग्जांपल दिए गए हैं। क्या है ना सर, कीटोइनॉल टॉटोमरिज्म इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस आइसोमरिज्म। This is shown by aldehyde or ketone with alpha hydrogen and can be simplest form। ये देखो यहाँ पर जो ये होता है, ये जो ऑक्सीजन है इसका डबल बॉन्ड, आज हम यहीं पर खत्म करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में। ये जो यहाँ पर ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है यहाँ शिफ्ट करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। और ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पर कार्बन के ऊपर, ये कहाँ शिफ्ट कर जाएगा भाई, ये यहाँ पर शिफ्ट कर जाएगा। तो आपको मिल गया कीटो फॉर्म और इन ऑल फॉर्म। इन है डबल बॉन्ड को हम बोलते हैं इन और अल्कोहल को हम बोलते हैं ऑल। तो कीटो और इनऑल फॉर्म के नाम में मत जाइए, नाम में ही सब कुछ है, बट आप नाम में मत जाइए, स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कीजिए अपने कॉपी में, स्ट्रक्चर बनाइए। यहाँ पर देखिए और एक कीटो फॉर्म और इनऑल फॉर्म के बारे में बात किया जा रहा है। ये है कीटो फॉर्म, अगर हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ या फिर हाइड्राइड, सॉरी हाँ हाइड्रोजन शिफ्ट बोलते हैं इसको, हाइड्राइड शिफ्ट मत बोलिएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, डबल बॉन्ड शिफ्ट होता है और ये हाइड्रोजन यहाँ पर जाता है तो ये बन गया OH, ये बन गया OH और ये बन गया इनॉल। ये है इन डबल बॉन्ड, ये है ऑल, और ये रेडिली कीटो फॉर्म में बदल सकता है, इसीलिए हमने कैसा आरो दिया है, इसीलिए हमने इन दोनों के बीच ऐसा एक आरो दिया है। मतलब ये दोनों फॉर्म इंटर कन्वर्टेबल है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक इजीली कन्वर्टेबल हो सकता है। ओके, सबको ऑडिबल है या कोई नहीं सुन रहा है अभी तक? देखो अभी देखो एसिड कैटालाइज्ड, एसिड कैटालाइज्ड मतलब जिस रिएक्शन में आप प्रोटॉन देके ये रिएक्शन कर रहे हो। सर रिएक्शन क्या ऐसे हो जाता है? नहीं होता है, आपको प्रोटॉन देके करना पड़ेगा। अगर आपने प्रोटॉन दिया तो प्रोटॉन दोगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है वो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन किसको अटैक कर सकता है ना, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन किसको अटैक कर सकता है ना सर, पॉजिटिव चार्ज को अटैक कर सकता है। वॉइस ऑडिबल नहीं हो रहा है क्या? नो सर ऑडिबल। ओके, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को अटैक किया तो देखो यहाँ पर एक इंटरमीडिएट बनाया और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, बिकॉज यहाँ पर ऑक्सीजन को अपना जो हाइड्रोजन की तलाश थी वो मिल गए। और यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है इसको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। ओके, ये जो अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर ये शिफ्ट करता है। ओके, ये अल्फा हाइड्रोजन है या बीटा है? ओके, ये अल्फा हाइड्रोजन होगा शायद, चेक करके बताते हैं। यहाँ पर ये शिफ्ट करता है और ये डबल बॉन्ड बन जाता है और यहाँ पर जो है OH पहले से बन गया है। तो ये देखो ये है कीटो फॉर्म एसिड कैटालाइज्ड में और ये है अपना इनॉल फॉर्म, ये है अपना इनॉल फॉर्म, कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म। ओके, वही बेस कैटालाइज्ड में इसका उल्टा होता है, एसिड में H+ आ रहा था, बेस कैटालाइज्ड में OH- आएगा। एक बेस का नाम बताओ भाई, एक बेस का नाम बताओ जो आप जानते हो। अरे KOH NaOH, तो बेस जो होता है वो आपको OH- आएंगे। बेस क्या है? KOH सर NOH वगैरह वगैरह। वेरी गुड श्रुतिरंजन। अभी देखो बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन में क्या होता है ना, यहाँ पर OH- आयन आएगा
अभी तो ऑक्सीजन इसको अटैक नहीं करेगा बिकॉज ये नेगेटिव और ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो भी नेगेटिव। तो ये OH माइनस आयन किसको अटैक करेगा, यहाँ पर इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, अल्फा कार्बन के ऊपर, जो फंक्शनल ग्रुप के साइड कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। तो अगर अटैक किया तो यहाँ पर इसको नेगेटिव चार्ज उसने दे दिया। अगर नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को अपने तरफ लेने की कोशिश करेगा, लेने के बदले ये डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट किया स्टेप 2 में, और ये जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर चला गया, है कि नहीं। फिर ये ऑक्सीजन क्या करेगा, आपके मीडियम में होगा वाटर, आपके आसपास में मीडियम में होगा वाटर, तो वहां से वाटर लेने की कोशिश करेगा, एक तो वाटर वहां से लेने की कोशिश करेगा। तो वाटर में से इसने प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट किया और यहाँ पर OH माइनस आयन निकल गया। प्रोटॉन देखो ये वाटर ऐसे टूटा, यहाँ से इसने H प्लस आयन या फिर प्रोटॉन को ले लिया, ये जो OH माइनस का ऑक्सीजन का माइनस है, और ये जो OH माइनस है यहाँ से वाटर से निकला है, ये एक H2O है, वाटर है, और यहाँ से निकला है। तो देखो यहाँ पर OH ऊपर बन गया, नीचे पहले से डबल बॉन्ड बन गया था। तो स्टेप 3 स्टेप में बेसिक वाला जो है बेस कैटालाइज्ड जो है वो 3 स्टेप में आता है, और एसिड वाला एक ही स्टेप में कन्वर्ट हो जाता है या फिर 2 स्टेप में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये है कीटोइनोल टॉटोमरिज्म। ओके, यहाँ पर रिएक्शन क्या है ना, aldol कंडेंसेशन इसका एप्लीकेशन है, और कीटोइनोल टॉटोमरिज्म कहाँ नहीं हो सकता ना, जहां पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे वहां पर कीटोइनोल टॉटोमरिज्म नहीं होगा। देखो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट नहीं हुआ तो कीटोइनोल टॉटोमरिज्म होना मुश्किल हो जाएगा भाई, कीटोइनोल टॉटोमरिज्म होना मुश्किल हो जाएगा। अभी देखो ये आखिरी आइसोमरिज्म है आज का, क्या है इसका नाम सर ना, रिंग चेन आइसोमरिज्म। रिंग चेन आइसोमरिज्म के बाद आप लोगों के लिए एक्सरसाइज बचेगा, तो एक्सरसाइज खुद अटेम्प्ट कीजिए, दो तीन ही बच्चे करते हैं, बाकी कोई नहीं करता आप में से, तो सब अटेम्प्ट कीजिए एक्सरसाइज को, और नेक्स्ट क्लास मिलेंगे रिंग चेन आइसोमरिज्म के बाद। तो देखिए रिंग चेन आइसोमरिज्म अपना स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का आखिरी पार्ट है। क्या है इसमें ना, अगर आप स्ट्रेट चेन और रिंग इन दोनों को एक ही फॉर्मूला में पा रहे हो, मतलब C3H6 अगर मैंने बोला तो आपको एक अल्कीन भी मिल सकता है, एक साइक्लो अल्केन भी मिल सकता है। वहीं पर यहाँ पर अगर मैंने बोला C3H6O, यहाँ पर आपको अल्कीनॉल मिल सकता है, मतलब डबल बॉन्ड वाला अल्कोहल इनॉल, इसको हम बोलते हैं इनॉल। ओके, अल्कीनॉल मिल सकता है या फिर साइक्लिक ईथर मिल सकता है। देखो यहाँ पर ये है साइक्लोप्रोपेन, ये साइक्लिक कंपाउंड आपने नहीं देखा होगा शायद, पहले देखा था नोमेनक्लेचर में देखा था भाई। ओके, ये है साइक्लोप्रोपेन और ये है साइक्लिक ईथर। स्ट्रेट ईथर आपने देखा है ROR, ये है अपना साइक्लिक ईथर। अगर ये एक रिंग बना देता है तो इसको हम बोलेंगे साइक्लिक ईथर। ओके, तो यहाँ पर इनॉल और ईथर, इनॉल और ईथर ये भी फंक्शनल आइसोमरिज्म हो सकता है भाई, बट यहाँ पर आपको रिंग चेन आइसोमरिज्म बोलना होगा। अगर एक स्ट्रेट चेन और रिंग के बीच आइसोमरिज्म होता है तो उसको बोलते हैं रिंग चेन आइसोमरिज्म। इससे हमने रिंग लिया और उससे चेन लिया, तो इस नाम को हमने बोला रिंग चेन आइसोमरिज्म। तो यहाँ पर देखो इट इज ए स्पेशलाइज्ड फंक्शनल आइसोमरिज्म इन व्हिच, ये एक फंक्शनल आइसोमरिज्म का ही पार्ट है, अंडरलाइन कर दो इस पार्ट को नोट करके, in which the open chain structure and cyclic structure are isomeric with each other, and the phenomenon is called ring chain isomerism. Okay, and the phenomenon is called ring chain isomerism. वेरी गुड बच्चों, ये एक क्वेश्चन ट्राई करो, बहुत सारे क्वेश्चन है, 20 नंबर तक है। उसके बाद अगले क्लास में हम स्टीरियो आइसोमरिज्म पढ़ेंगे, और स्टीरियो आइसोमरिज्म ये स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म से बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो अच्छे से पहले स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म कंप्लीट करो। अगले क्लास हम स्टीरियो आइसोमरिज्म का एक पार्ट खत्म करेंगे, और उसके नेक्स्ट क्लास हम उसका दूसरा पार्ट खत्म करेंगे। बहुत ही लंबा है भाई ये आइसोमरिज्म का टॉपिक आपके लिए, बिकॉज यहाँ से आपका बहुत सारा एंट्रेंस का क्वेश्चन वगैरह आता है। हाँ बेटा, क्या पूछ रहे थे आप, पूछिए। सर वो जो ऊपर में स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 समझा तो समझ नहीं आया सर। ओ बेस कैटलिस्ट का, ओके अभी समझा देते हैं। ऐसा कुछ होगा आप समझोगे नहीं और हम नहीं समझाएंगे, अगर हमें नहीं आता होगा तो हम नहीं समझा पाएंगे, अगर हमें आता है तो हम समझा देंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो माइनस है इसको क्या चाहिए, पॉजिटिव सेंटर चाहिए, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर अगर नेगेटिव हुआ तो यहाँ पर भी पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पर भी थोड़ा सा पॉजिटिव आएगा, डेल्टा पॉजिटिव। ओके, तो ये जो क्या है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अटैक करता है। तो पहला स्टेप समझ आ गया,
यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज ये सर। OH से कार्बन तक आया। दूसरा स्टेप में क्या हुआ ना, ऑक्सीजन अभी इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्सीजन को हमेशा इलेक्ट्रॉन की तड़प रहती है, पर यहाँ पर ये डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता था। अगर यहाँ पर इसके मॉलिक्यूल में ही इलेक्ट्रॉन आ गया है तो बाई थ्रू रिजोनेंस हो या फिर वो अट्रैक्शन के थ्रू हो, क्या करेगा ना, ये अपना डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा और इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने ऊपर ले लेगा या फिर नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर ले लेगा। हाँ कि नहीं, ले लिया कि नहीं ले लिया? ये देखो स्टेप ये सर। समझ आया? डबल बॉन्ड Yes, यहाँ sir. बना, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। ध्यान से देखो, ईच स्टेप को मैं तोड़ के बता रहा हूँ, स्टेप्स में और एक स्टेप्स बना रहा हूँ, समझ रहे हो? स्टेप्स को तोड़ के और स्टेप्स बना रहा हूँ आपके लिए, समझो भी बस। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, स्टेप 3 में आ जाओ। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, आपका डबल बॉन्ड वही का वही है, उसमें छेड़खानी मत कीजिए। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा ना, वाटर से H+ लेने की कोशिश करेगा। वो खुद तो नेगेटिव चार्ज पकड़ के नहीं घूम सकता बिकॉज अनस्टेबल है, आगे नहीं। बैकग्राउंड में Yes, आपका मीडियम में वाटर है, वाटर कहाँ पर है? मीडियम में है, लिख लीजिए अगर कंफ्यूज हो रहा है वाटर कहाँ से ले लिया सर ने, तो मीडियम में है आप, जहां पर रिएक्शन मीडियम में है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसने इस बॉन्ड को तोड़ा, H+ निकला और यहाँ पर OH- और एक निकल गया। और ये जो H+ निकला ये कहाँ पर जाके लग गया, ये जो ऑक्सीजन ने जिसने इसको अटैक किया था वो उसके साथ जाके बॉन्ड बना लिया, तो ये बन गया आपका OH, इसको आप क्या बोलते थे, ऑल, और ये बन गया आपका इन, अल्डिहाइड बन गया, सॉरी डबल बॉन्ड बन गया इन, और ये OH बन गया ऑल, तो इसको हम बोलेंगे इनऑल। पहले क्या था, ये जो पहला कंपाउंड ये क्या था, ये था आपका कीटो, आगे नहीं। तो कीटो इनॉल टॉटोमर्जी में ऐसे होता है बेस कैटालाइज्ड प्रोसेस में। ओके, और क्या डाउट है? समझ आया?